अफेयर्स के डेली टॉप 10 एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। सामान्य दिन की यात्रा का यह विशेष अंक जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवाल पर प्रत्येक दिन नजर डालते हैं और आपसे भी एक सवाल प्रत्येक दिन पूछा जाता है। पिछले अंक में हम लोगों ने जो जिस प्रश्न को सुना था जो आपके लिए छोड़ा गया था, प्रश्न था राष्ट्रीय झंडा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है और इसका सही आंसर है 22 जुलाई। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को पिंगाली वेंकैया के द्वारा जो झंडे का डिजाइन किया गया था उसको स्वीकारा गया और उस तिथि को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया। आज के लिए आपका सवाल है, इसी महीने में आने वाली तिथियों में किसी एक दिन महान उपन्यास सम्राट महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस। आपको बताना है कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अब आज का सवाल आपके लिए है पहला, भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन जिसका नाम है क्यू डेंगा टैक 003 को हाल ही में किस संस्था ने आधिकारिक मंजूरी दी। ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, CDSC केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और नन ऑफ दीज। अब इसमें आपको बताना है कि डेंगू की वैक्सीन है। पहले तो ध्यान में रखना है कि डेंगू वैक्सीन है क्यू डेंगा, नाम से भी स्पष्ट है क्यू डेंगा से डेंगू से है और इसको केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मंजूरी दी है, यानी आधिकारिक मंजूरी दी है। जिसका अभिप्राय है कि इसका उपयोग बाजार में अब किया जा सकता है इस डेंगू के उपचार में। जापानी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी टाकेडा द्वारा यह विकसित किया गया और 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के बीच में, यानी 4 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र में अगर कोई डेंगू प्रभावित होता है तो उसके इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और डोज 3 महीने के अंतराल पर 2 डोज में त्वचा के नीचे इंफेक्ट किया जाता है। वैक्सीन को लगवाने के लिए पहले किसी भी प्रकार के ब्लड टेस्ट या प्री वैक्सीनल स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं होती। यानी इसकी खास बात यही है कि आपको अलग से कोई भी टेस्ट कराने की, ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और मेक इन इंडिया के तहत भारत में इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए टाकेडा ने हैदराबाद की कंपनी है बायोलॉजिकल ई के साथ समझौता किया। यहाँ ध्यान में रखना है कि क्यू डेंगा को बनाने के लिए टाकेडा जो जापानी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, भारत की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ समझौता किया है और उसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है क्यू डेंगा। अगला सवाल आपके लिए, यूनेस्को द्वारा किस शहर को हाल ही में विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया। यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष अलग अलग शहरों को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया जाता है। इसमें इस वर्ष किसको घोषित किया गया? नई दिल्ली, रबात, पेरिस, जेनेवा। और सही आंसर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा को इस बार विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2025 में यूनेस्को के द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर को, रियो डी जेनेरियो को 1925 में पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था और 2027 में मेडेलिन शहर, कोलंबिया का मेडेलिन शहर को इसको घोषित किया जाएगा। यूनेस्को हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाता है और इसका मूल उद्देश्य है जिनकी रचना होती है उसको, उनकी रचना का सम्मान किया जाए, उसकी कोई नकल न हो, इसको ध्यान में रखकर के इसको किया जाता है तथा पठन पाठन की संस्कृति का विकास हो। इसलिए 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNO का संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अंग है जिसके वर्तमान महानिदेशक ऑड्रे अजोले यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक। विश्व पुस्तक राजधानी कार्यक्रम की शुरुआत 2001 से मैड्रिड में की गई। अर्थात अब से अगर पूछा जाए कि पहली बार विश्व पुस्तक राजधानी किस शहर को बनाया गया था तो वह था स्पेन के मैड्रिड
को बनाया गया था। भारत को भी यह सौभाग्य मिला था वर्ष 2003 में, जब दिल्ली को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया। अगर ये भी सवाल पूछा जाता है कि विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नई दिल्ली को किस वर्ष घोषित किया गया, तो उत्तर होगा हमारा वर्ष 2003। जुलाई 2026 में दक्षिणी नौसेना कमान में बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर रेडीनेस 2-3 किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? जुलाई 2026 में दक्षिणी नौसेना कमान में बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास कोच्चि, विशाखापत्तनम, मुंबई, लोनावाला और सही आंसर है इसका कोच्चि में विकसित किया गया। किसमें किया गया है? कोच्चि शहर में शुरू किया गया है जुलाई। दक्षिणी नौसेना कमान में बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास, नाम भी ध्यान में रखना, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2-3। भारतीय नौसेना का दक्षिणी नौसेना कमान में 20 से 23 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाले कंबाइंड टास्क फोर्स 154 CTF 154 द्वारा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज के सहयोग से किया जा रहा है। और राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 26 देशों के 254 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में गैर पारंपरिक खतरों से निपटने, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और भागीदार देशों के बीच अंतर संचालनीयता को यह बढ़ावा देगा। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 सितंबर 2026 से सभी स्तरों पर सरकारी कामकाज में बांग्ला भाषा का प्रयोग अनिवार्य है? बांग्ला भाषा है तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है? सरकारी कामकाज में आप बांग्ला भाषा का ही प्रयोग कर सकते हैं। पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अनुमान लगा सकते हैं और पश्चिम बंगाल इसका सही है। पश्चिम बंगाल में जब नई सरकार का गठन हुआ और उसके बाद कई फैसले लिए गए हैं, इन्हीं फैसलों में अब बांग्ला भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है कि राजकीय कामकाज में आप इसका प्रयोग करेंगे। हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा, लेकिन बांग्ला के साथ साथ हिंदी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी जैसे कुछ भी तरह का आपको राजकीय कामकाज करना है, चाहे FIR दर्ज करना हो, शिकायत दर्ज करनी हो, तो आप बांग्ला और हिंदी में अपनी बात लिख सकते हैं। भारत की UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रणाली से अब तक कुल कितने देशों ने औपचारिक एकीकरण पूरा कर लिया है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रणाली से अब तक कुल कितने देशों ने? और सही आंसर है इसका अब तक 10 देशों ने इस औपचारिक एकीकरण कर लिया है। और ये नजर डालते हैं ये देश सब हैं कौन? तो UPI को अपनाने वाला पहला विदेशी देश था भूटान, उसके बाद नेपाल, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश बना जिसने कि इसको अपनाया, मॉरिशस, श्रीलंका, कतर, कंबोडिया जून 2026 में, और ग्रीस 30 जून 2026 को। आगामी विस्तार वर्तमान में यानी अब इसकी योजना भी है कि जापान, पेरू, नामीबिया, मलेशिया, मालदीव में भी अपना है, इसकी कोशिश की जा रही है। ध्यान में रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि UPI को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन है, यानी दूसरा भारत के बाहर, तो भूटान, और पहला अगर यूरोपीय देश पूछा जाए तो उत्तर देंगे फ्रांस। WTO विश्व व्यापार संगठन के तहत भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा किस शहर में आयोजित की जा रही है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन DC, पेरिस। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ही न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में उसका मुख्यालय और वहीं उसका यह समीक्षा बैठक इसकी की जा रही है। 21 से 23 जुलाई 2026 को WTO के मुख्यालय में ही आयोजित की जा रही है ना? तो पूछा जाएगा अगर ऐसे भी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व व्यापार संगठन से पहले GATT था। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई 1995 से। 1995 की 1 जनवरी से यह काम कर रहा है। इससे पहले था GATT, यानी अगर पूछा जाए यह भी कि WTO की पूर्वगामी संस्था कौन थी, तो GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ड्राफ्ट्स।
भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो इस है कर रहे हैं वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल इसमें कर रहे हैं। इस बैठक में भारत का जो प्रतिनिधिमंडल भाग लिया उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे राजेश अग्रवाल। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई जीएसटी सुदृढ़ीकरण और वित्त वर्ष 2025-26 में हासिल किए गए 863.1 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड निर्यात और आर्थिक लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। यानी भारत में बैठक में भारत की जो मजबूत पक्ष है वह इसको आप देख सकते हैं। समीक्षा का अंतराल भारत की व्यापार नीति की समीक्षा 5 साल में एक बार की जाती है। 21 जुलाई 2026 को घोषित आंकड़ों के अनुसार बिहार के किस जिले में जीआई टैग वाले मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थापित किया जा रहा है? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया। यानी जीआई टैग मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला और इसके बाद से इसके उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है बिहार में। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया में आपको बताना है कि किस जिले में जीआई टैग वाले मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थापित है। तो यह किया जा रहा है पूर्णिया में। भारत की बिहार सरकार की एक ट्रिपल एम नीति है, MQ। इस MQ नीति में मछली, मखाना और मोती, यानी M से मछली, M से मखाना और M से मोती, यानी तीनों के उत्पादन के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन दे रही है और साथ साथ इसमें किसानों को सब्सिडी बहुत अत्यधिक मात्रा 75% तक सब्सिडी दिए जाने की बात की है। 21 जनवरी 2026 को बिहार के पूर्णिया जिले से समुद्री मार्ग द्वारा देखिए रिकॉर्ड 2 मीट्रिक टन जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना को दुबई के लिए निर्यात किया गया। यह एक इतिहास है और बिहार की 16 जिलों में मखाना की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें जैसा कि हमने जिक्र किया कि 75% तक का भारी अनुदान दिया जा रहा है। मिथिला मखाना को जीआई टैग किस वर्ष मिला था? 2022 में मिला। जीआई टैग एक विशेष प्रकार का भौगोलिक संकेतक है जो यह बताता है कि इस वस्तु का उत्पादन का जो मूल स्थल है वह उसी क्षेत्र में रहा है। 2026 में खगड़िया पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-31 और NH-231 खंड का हिस्सा है उसमें उसको अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई और पूर्णिया मखाना हब से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को और अधिक मजबूती मिलेगी। 8वां सवाल आपके लिए है कि 2026 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? S जयशंकर, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को। और सही आंसर है इसका S जयशंकर, जो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, उनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तिलक यह पुरस्कार दिया जाता है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1983 ईस्वी से इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत की गई है और यह मूल रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवादी विरोधी कार्य करने हेतु, यानी आतंकवादी विरोधी अभियान हेतु और गुप्त मिशनों को अंजाम देने के लिए दिया जाता है। और जैसे देखिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो डोकलाम गतिरोध का और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे संवेदनशीलता मामलों में उनकी कूटनीतिक और असाधारण भूमिका के लिए दिया गया था। पहला दिया गया था अजीत डोभाल। चित्रण समारोह पुरस्कार 1 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 126वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिया गया। इनसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुधा पूर्ति 2026, गडकरी पूर्व राष्ट्रपति। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा कोल्लेरू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। कोल्लेरू वन्यजीव अभयारण्य, कोल्लेरू वन्यजीव अभयारण्य है, कोल्लेरू वन्यजीव अभयारण्य है आंध्र प्रदेश। कोल्लेरू वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। एलूरू, आंध्र प्रदेश के एलूरू, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा झीलों और कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच। 2026 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने कोल्लेरू वन्यजीव अभयारण्य में
अवैध मछली तालाबों के निर्माण और पुनर्जीवीय नुकसान को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार को कड़े निर्देश दिए। भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील के एक बड़े हिस्से की रक्षा करता है और रामसर स्थल इसे 1999 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 2002 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। रामसर स्थल प्रायः वेटलैंड क्षेत्र जो होता है जिसमें लंबे समय तक पानी जमा रहता है, नम भूमि को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है और रामसर सम्मेलन के बाद चूंकि यह चिन्हित किया जाता है इसलिए सबको रामसर स्थल ही कहा जाता है। एशियाई फ्लाई वेल यानी प्रवासी मार्ग पर स्थित है और साइबेरियन क्रेन, पेंटेड स्टॉर्क, ग्रे पेलिकन जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रजनन स्थल है। अगला सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता और मतदाता सूची पर दिए अपने निर्णय में क्या कहा? जिसका काफी मतलब एक बड़ा चर्चा का विषय था, विषय रहा है नागरिकता और मतदाता सूची। क्या अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या नागरिकता को समाप्त समझा जाए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि मतदाता सूची में यदि नाम नहीं है तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होता है। ये अभी अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम न होना नागरिकता समाप्त नहीं करता है, अर्थात कि आप केवल वोट देने के अधिकार से वंचित रहेंगे लेकिन आप की नागरिकता। धन्यवाद। आज तक का आज भर के लिए बस इतना।